Welcome all to this video. In today's video, friends, will be going to discuss the task 3 for the scenario which we have very well explained and discussed in our last video. To get the scenario question again, I have given the link in the description and in the suggestion. You can please check and understand the scenario from there. So today we'll be going to see the task 3 question, and this question will be related to the selection of subcontractors. तो दोस्तों जैसे कि आज के इस वीडियो में हम लोग टास्क 3 को देखेंगे, और इसके पहले ही हम लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस में जो है सिनेरियोस को एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप में से किसी लोगों ने सिनेरियो नहीं देखा है, अगर आप सिनेरियो को रीड आउट करना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप लोग चेक कर सकते हो। उसी तरीके से हमारी जो सजेशन है उसमें भी हम लोगों ने इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो आप उस सिनेरियो को थोड़ा देखिए, उसके बाद में इस क्वेश्चन को इस वीडियो में देखिए। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. The site management have accepted your proposed health and safety improvement solution to improve the site conditions. They have made the budget available for you so that you can implement all your health and safety improvements in the yard. They have made the budget available, sorry. The organization intends to use more subcontractors for the work to increase the production and to replace the injured laborers. When selecting the subcontractors, what would you consider to make sure that they are competent? So the picture is very clear from this question, right? So यहाँ पे इस क्वेश्चन में दोस्तों यही बताया जा रहा है कि आपकी कंपनी ने, आपकी मैनेजमेंट ने आपके हेल्थ एंड सेफ्टी इम्प्रूवमेंट का जो प्रपोजल आपने रखा था पिछले सीनियर में हम लोगों ने देखा था, उसको एक्सेप्ट कर दिया है, और आपको इंटरनल बजट भी कंपनी ने अवेलेबल कर दिया है। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चाहती है कि और ज़्यादा सब कॉन्ट्रैक्टर्स को रखे ताकि प्रोडक्शन को बढ़ा सके। उसी तरीके से जो इंजर्ड लेबर्स, जो लोग इंजर्ड हुए, उन्हें रिप्लेस कर सके। तो ऐसे केस में जब आप लोग सब कॉन्ट्रैक्टर को, जब आपकी कंपनी, आपकी मैनेजमेंट जब सब कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट करेगी, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना पड़ेगा ताकि आप एक कॉम्पिटिटेंट सब कॉन्ट्रैक्टर्स को सेलेक्ट कर सको। So let us see the answer for this question. So in one way, this is a very simple question. Anyone can write the answer, but this is the most common mistake which most of the students used to do in the exam. They used to just write down the bullet points. This is a 10 mark question. So for the 10 mark question, you have to write at least 10-20 points, but it doesn't mean if you write only the bullet points you will get the answer. You have to give the proper explanation. That's what from the beginning I used to say. Maybe in most of the time the students know the answers, but they doesn't know how to present it, and that's what Nibosh is expecting from you. Then they need the proper explanation from your side. तो दोस्तों यहाँ पे यही है कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है। कॉन्ट्रैक्टर्स को सेलेक्ट करने के लिए आपको आपके साइड से क्या क्या चेक करना पड़ता है। तो देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी इसका आंसर लिख सकता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको मार्क नहीं मिल पाता एग्जाम में, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स जो है वो गलती कर बैठते हैं कि वो बुलेट पॉइंट्स दे देते हैं। अब जैसे 10 मार्क का जो क्वेश्चन है उसमें आपको मिनिमम 10 से 20 तक के पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, लेकिन वो आपको बुलेट पॉइंट्स के रूप में नहीं, आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। और यहीं पर बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। उनको लगता है कि बुलेट पॉइंट्स को अगर वो लिख देंगे तो उनको मार्क मिलेगा। ऐसा नहीं है। पहले पॉसिबल था, जब निबोश का जो पुराने सिलेबस में लिस्ट आउट में वो पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। आपको बुलेट पॉइंट्स देख के फ़ायदा नहीं, आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। So let us see how to write this. So first we have to give the introduction, and under introduction we will be categorizing it as the main points. So in the introduction you can write, subcontractors are always very difficult to manage at sites, and since the client has ultimate responsibility for the safety of contractors, subcontractors and all other stakeholders who are involved in the project, client has to select, manage and coordinate and monitor their contractors very well at the site. So the first important step is proper selection of a competent subcontractor to execute all the required jobs safely. So the client has to ensure that he check on the following important documents of subcontractors. तो इस क्वेश्चंस को आंसर करते समय दोस्तों आपको सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन के रूप में देना पड़ेगा। उसके बाद में उस इंट्रोडक्शन के अंदर आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे।
उस पॉइंट्स को बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. So the first point which you can write is health and safety policy and SOP. SOP is safe operating procedures. So the client has to make sure that there is a formal health and safety policy in place, because the policy is very important. So as the client here in this scenario, you are the client, right? And the subcontracting companies, like you are the client for the subcontracting company. So you or the client. So the client has to make sure that there is a formal health and safety policy in place, and the policy is adequately designed by setting smart objectives. The objectives must cover all the it must be smart, and it must be covered everything in safety aspect, and providing adequate resources to fund the safety. Also, arrangements of all required procedures covering risk profiles of company is in place. So I will brief out. The meaning is where technically there must be a proper health and safety policies and procedures with these subcontractors. These policies must not be written only in documents. It must be properly followed. It must be properly designed with proper smart objectives, and it must be properly funded, because only setting up the policies won't help, right? You must have proper resources, and to have the proper resources you must have the fund. So you have to make sure that these resources are available, the funds are properly available. Also, then the next one is the arrangement of all the required procedures which cover the risk profile of company is in place. There must be proper arrangements must be done uh, from the side of the subcontractors, to make sure that if any risk is there, that risk can be arrested, that risks can be reduced. So all this kind of arrangements, everything must be properly mentioned in the safety policies and in SOPs. तो यहाँ पे इस पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज एंड एसओपी जो होता है वो सब कॉन्ट्रैक्टर का वो प्रॉपर होना चाहिए. एक रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में ही नहीं, प्रैक्टिकली जो है वो प्रैक्टिकली अवेलेबल होना चाहिए. प्रैक्टिकली इन द सेंस प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए उस पॉलिसीज़ में या एसओपी में. उसी तरीके से एडिक्वेट रिसोर्सेज होने चाहिए उस पॉलिसी को या उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फंड चाहिए वो प्रॉपर फंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स के पास में होना चाहिए. उसी तरीके से प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए था कि जो रिस्क जो जनरेट हो रहा है उस रिस्क को अरेस्ट कर सके, उस रिस्क को कम कर सके. एंड द सेकेंड पॉइंट इज near miss incident and accident records. The client may check previous incidents, accidents records of subcontractors to see the trends and patterns, ensuring that required corrective actions are taken by concern to control, and there is a continual improvement over a period of time in reduction of incidents and accidents. So here you have to explain or you have to mention that you have to see the previous near miss incident and accident records for the subcontractors. You have to see what all actions were taken by the subcontractors against each incidents, or during the reporting of near miss or during the incidents, what corrective actions were taken by them, how they have reduced them. You have to find out how they have closed the reports, what is the quality, how effectively they have closed the reports. You have to read out the summaries of their reports to find out the quality of their reports. Also, you have to understand their trend and patterns in case of incidents and accidents. Usually incidents used to happen everywhere, but you have to understand, you have to observe how they are handling this, how is their graph, whether it is going upwards, whether it is going downwards. So you have to understand that trends and patterns in case of incidents and accidents with the subcontractors. तो यहाँ पे हम लोग जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके नियर मिस इंसिडेंट्स को और एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स को देखेंगे, पुराने रिकॉर्ड्स को देखेंगे. उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा किस तरीके से उन लोगों ने नियर मिस को, इंसिडेंट्स को, एक्सीडेंट्स को कंट्रोल किया है उनके कंपनी में. कंट्रोल ही नहीं, किस तरीके के एक्शंस लोगों ने लिए हुए, उनके रिपोर्ट्स को आपको चेक करना पड़ेगा, उसकी समरी को देखना पड़ेगा, उस रिपोर्ट्स को रीड आउट करना पड़ेगा ताकि आपको उनकी क्वालिटी का पता लग सके. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है. और इसी तरीके से उनके ट्रेंड एंड पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस तरीके से उनका ट्रेंड कैसे जा रहा है. हालांकि एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स जो होता है हर कंपनियों में होता है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो जो ट्रेंड है वो हमेशा अपवर्ड्स ग्राफ, उनका जो ग्राफ है एक्सीडेंट्स का, इंसिडेंट्स का या नियर मिस का, वो अपवर्ड्स जा रहा है कि डाउनवर्ड्स. तो वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है.
Now let us see the third point, which is risk assessments, checking of work methods and the JSA, in which risk assessment is very important. So it is very important to check the numbers and quality of previously conducted risk assessments to see whether the risk assessments are suitable and sufficient. Also, how the risk assessments are helping the organization to mitigate the risks they are involved in. So here you have to focus on the risk assessment parts, because the Nibosh is mainly covering or focusing on the risk assessment. So you have to make sure that whether the risk assessments are updated or not, whether where they are made, because most of the risk assessments will be made by some coordinators or possibly through the office coordinators. So if it is made in if it is a copy made, or if it is made in office, it won't work out. You have to make sure that these assessments are made after visiting the site, and again you have to make sure that the corrective actions are taken even after making the risk assessments. And similarly, you have to focus on the point that your risk assessments are suitable and sufficient, and the risk must be allowed as low as reasonably possible. So what is suitable and sufficient risk assessment? Suitable and sufficient means your risk assessment must be the same for the activity which your subcontractors are going to do. So it means it is suitable for that work. And it must be sufficient means it must cover, it must include all the risks which are involved with the task. So it is very important to make sure that the risk assessments which are made or which are submitted to you by the subcontractors are of good quality, are properly made after the inspection of the area where they are going to work. तो दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि रिस्क असेसमेंट्स, वर्क मेथड्स एंड जीएसए जॉब सेफ्टी एनालिसिस उसका चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, और स्पेशली आपको फोकस करना पड़ेगा रिस्क असेसमेंट पर, क्योंकि निबोश जो है वो ज़्यादा सपोर्ट कर रही है रिस्क असेसमेंट्स को। तो रिस्क असेसमेंट्स में आपको लिखना पड़ेगा कि आपको चेक करना पड़ेगा कि जो रिस्क असेसमेंट्स आपके सब कॉन्ट्रैक्टर्स आपको सबमिट करते हैं, या आप जब उनके रिस्क असेसमेंट्स को देखते हो, तो वो प्रॉपरली सूटेबल और सफिशिएंट होना चाहिए, हाई क्वालिटी होना चाहिए। क्योंकि रिस्क असेसमेंट्स तो कोई भी ऑफिस में बेटा कोई भी बंदा बना सकता है अगर आपको कुछ सिचुएशन दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्क असेसमेंट उन लोगों ने साइट पे जाके बनाया होना चाहिए। उसी तरीके से आपको मेक श्योर करना भी चाहिए कि रिस्क असेसमेंट बनाने के बाद करेक्टिव एक्शंस लिया है कि नहीं। तो अगर रिस्क असेसमेंट बनाने के बाद अगर वो लोग करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, तो उसका मतलब है कि वो कंसर्न है हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रति, राइट। तो वो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। उसी तरीके से आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि रिस्क असेसमेंट जो है वो सूटेबल और सफिशिएंट हो। सूटेबल मीन्स जिस काम को सब कॉन्ट्रैक्टर्स करने वाले हैं उसी काम से रिलेटेड होना चाहिए रिस्क असेसमेंट। सफिशिएंट मीन्स वहाँ पे जो जो भी रिस्क है उसको कवर कर लेना चाहिए, कुछ भी रिस्क छूटा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने जैसे पढ़ा है कि अलार एज लो एज रीजनेबली पॉसिबल, तो उस हिसाब से आपको रिस्क को कंट्रोल करना चाहिए। Now we will be seeing the fourth point, the competence of manpower. It is important to check the qualifications, training, records of contractors' manpower to ensure that required competence levels and safe operations are done at site. So competence of manpower means making risk assessments or keeping the documentation is not sufficient, right? You have to make sure that the people who are going to work on this risk or the risk affected areas, they really know the work, because most of the time the people they are they are not properly trained for some certain kind of work. So you have to make sure that they have proper qualifications, they have proper certifications, they have proper training to operate any equipments at the site. For example, you can take the example of an excavator operator. If they are, it is very important that he must have the proper certifications, the trainings related to excavator, then only he can manage the equipment, right? So it is very important that the people who are going down for the work in the site, they are very very competent. तो आपको अगला जो है वो चेक करना पड़ेगा कि आपका जो मैन पावर, जो लोग काम करने वाले हैं वो कॉम्पिटिटर, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिला है कि नहीं, उनके पास में प्रॉपर सर्टिफिकेशंस जो है वो है कि नहीं, वो सब आपको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि केवल जीएसए रिस्क असेसमेंट या जो वर्क मेथड्स है उसको बना लेने से आप रिस्क को टोटली अरेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपरली सेफ तरीके से अगर आपको काम करना होगा तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो काम कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटेंट हो, well trained. Now let us see the fifth point, the accreditation of professional organizations. Checking on accreditation of professional organizations will give an idea of organizational professionalism in meeting certain requirements.
So here, friends, the accreditation of the professional organizations are very important. You have to make sure that the subcontractors are a part of some professional organizations. They have tie up with, or they are the members of some societies or the professional bodies, so that it will add some value to their work. It will add some value to their profile. So you will be made sure that yeah, they can do some particular work, because they might be expertise in that area or in that industry to be the part of that professional organization or professional body. तो एक्रीडिएशन ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब होता है कि आपका ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है वो किसी दूसरी किसी वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हो, उनका मेंबर हो, या कोई फोरम सोसाइटीज ऐसे जो होते हैं प्रोफेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड, उसका उसका पार्ट हो। तो क्या तो उससे आपको पता लगता है कि इन लोगों ने ये आपकी जो सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है वो उस एरिया में एक्सपर्ट है, क्योंकि अगर वो किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एक्रेडिएशन में आती है या उन किसी फोरम या किसी सोसाइटी की अगर मेंबर है, तो इसका मतलब है कि उनके पास में वो रिसोर्सेस अवेलेबल या उनके पास में वो एक्सपर्टाइज होगी जिसके कारण उन्हें वो एक्रेडिएशन मिला है। सो इट विल बी वेरी इजी टू डिसाइड। Let us see the sixth point, the equipment maintenance check, which is very important. Equipment conditions, maintenance frequencies, and testing records will help in ensuring equipment credibility. So you have to make sure here the equipments which your subcontractors are going to use for the work, they are properly maintained, properly checked. The conditions, how frequently they are checking, doing the maintenance. You have to make sure that they are properly following up the maintenance, the tags are properly done. The inspection checklists are properly done. So it is very important to make sure that your equipments are properly maintained by the subcontractors. तो इक्विपमेंट मेंटेनेंस चेक में आपको देखना पड़ेगा कि आपके सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो मशीन्स यूज़ करने वाले हैं, अगर मेंटेन करते किसी इक्विपमेंट्स को, जैसे साइड पे फायर एक्सटिंग्विशर को या डीजल जनरेटर्स को, तो वो किस तरीके से उसको मेंटेन कर रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कैसे मेंटेन करने की फ्रीक्वेंसी कैसे, कब कब कितने टाइम इंटरवल में वो लोग उसे मेंटेन करते हैं, उसका टेस्टिंग रिकॉर्ड्स, उसकी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, उनको देखना और उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। Now let us see the seventh one is the previous or current projects handled. This will give an idea on what type of client organization is working and what magnitude of projects they have executed. How was their performance in those projects? So why the previous or current projects handles are very important is because if the company, the subcontractors to whom you are going to provide the work, you have to see their previous projects which they have handled. If they have done the same work before, it will be very easy, very smooth go on for your company to execute the project along with the subcontractors. But if they have done the previous work with other small companies which are no, or they have done the work which is not related to your domain, then you can understand it will be it may be the first time work for them, right? So it will be very difficult to execute the project safely. So it is very important that you must check their previous projects and their success rate in those projects. तो पुराने जो प्रोजेक्ट्स आपके सब कॉन्ट्रैक्टर्स ने किए हुए वो आपको देखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके सब कॉन्ट्रैक्टर्स ने कुछ छोटे छोटे कंपनियों के साथ में शुरुआत की और जहाँ पे उन लोगों ने डिफरेंट एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है, उनका जो काम करने का तरीका, काम करने का जो फील्ड है वो डिफरेंट है, और इस टाइम वो लोग जो काम करने वाले वो डिफरेंट है, तो आप लोग तो उसमें 100% श्योर है कि आपका जो अभी का जो काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि पुराने प्रोजेक्ट्स आपको चेक करना पड़ता है कि किस तरीके से सिमिलर वर्क उन लोगों ने एक्सिक्यूट किया है, अगर किया है तो उसमें उनका सक्सेस रेट कितना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल बी सीइंग द 8th पॉइंट विच इज एनफोर्समेंट एक्शन रिकॉर्ड्स. Checking on previously issued enforcement notices and further actions taken by the organization will help in understanding how many notices were served and how they were dealt. So again, enforcement action records are very important because you have to check what legal actions were taken against this company in past, how they were correcting the problems, right? If any legal actions were taken against them, how much interest was shown by them to rectify the problems. Recently, how many numbers of enforcement actions they have got, and similarly what is their graph. Again, you have to see if they are frequently getting the enforcement actions, then obviously they are not complying with the health and safety
हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स। तो एनफोर्समेंट एक्शन रिकॉर्ड्स आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से लीगल एक्शंस उस कंपनी के अगेंस्ट लिए गए हैं। अब एनफोर्समेंट एक्शंस तो ओके पॉसिबली हो सकता है कुछ भी डिजास्टर हो गया होगा इसलिए एनफोर्समेंट एक्शंस लिया गया होगा, लेकिन किस तरीके से उन लोगों ने उस एनफोर्समेंट एक्शंस को करेक्टिव एक्शंस लिए उसके अगेंस्ट में, वो आपको देखना पड़ेगा। उनका ग्राफ देखना पड़ेगा कि एनफोर्समेंट एक्शंस या एनफोर्समेंट जो रिकॉर्ड्स है, जो फाइन है, जो लीगल एक्शंस है, वो इंक्रीजिंग है कि या डिक्रीजिंग है, वो आपको देखना पड़ेगा कि, और उसी तरीके से किस तरीके से उसको वो लोग फेस कर रहे हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा। Now we'll be seeing the ninth review of previous audits and minutes of committee meetings. It will help in understanding how conscious the contractor is to close the audit findings and how frequently they are holding committee meetings to resolve issues. So the next is the review of previous audits, means how they are handling the audits which are done in their company. If they find any, if loopholes, any findings are find out, how they are solving it, and the minutes of committee meetings, how they are, whether they are conducting the minutes of meeting on regular basis, whether the managements are taking proper decisions. So this is very important. तो इसी तरीके से प्रीवियस ऑडिट्स जो आपकी सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में उन लोगों ने ऑडिट जो कंडक्ट किया उसके अगेंस्ट उन लोगों ने क्या क्या एक्शंस लिया है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरीके से मिनट्स ऑफ कमिटी मीटिंग्स वो लोग कंडक्ट करते हैं कि नहीं, कि वो फ्रीक्वेंटली होता है कि नहीं, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरीके से कमिटी मीटिंग्स में क्या क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं सेफ्टी के लिए, तो वो भी उसका जो रिव्यू है उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो होता है उसका पता होना बहुत ज़रूरी होता है। Now the 10th is adequacy of resources. Types of resources available with organization and their adequacy as per the project will help whether they will be able to execute and complete the project successfully on time. These resources may include financial, human machinery and other resources. So having the adequacy of resources are very important point. Why? Because if you have enough number of resources, you can complete your production in time, you can complete the work in time. If you don't have proper resources, proper manpower along with you, then again you will be running behind the schedules to complete the work. So it is very important to have proper resources with the subcontractors to finish the work. तो रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास में सफिशेंट आदमी या मशीन्स, इक्विपमेंट्स अगर नहीं रहेंगे तो आप अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। शेड्यूल्स जो क्लाइंट आपको देता है उस हिसाब से आप अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाओगे और आपको हेवी फाइन मिल सकता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपके जो सब कॉन्ट्रैक्टर जिनको आप काम दे रहे हो उनके पास में प्रॉपर रिसोर्सेस हो। सो गाइज टिल हियर इफ़ यू राइट ऑल दिस पॉइंट्स इट इज़ वेरी गुड। 99% you will be on the verge of 99% to get full marks, but in 1% you have to, in the last 1% you have to conclude your answer by giving the proper conclusion to this scenario. If you write in this format like the introduction, the points and the conclusion, then I'm damn sure you are gonna get the full marks. So in the conclusion we can write, keeping the scenario in mind, there is very poor health and safety arrangement within the organization, and if the external subcontractor will not be selected properly, it will further add up, inviting the new risks brought by the subcontractors as well. So above mentioned guidelines must be followed to ensure selection of competent contractor for the job. So इस तरीके से आपको पूरा इंट्रोडक्शन और पॉइंट्स अगर आप लोगों ने लिख लिया तो 99% तो आपको मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा इस 1% में आपको कंक्लूड करना पड़ेगा एक प्रॉपर कंक्लूशन देके। तो इससे क्या होता है कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो कंक्लूशन में आपको लिखना पड़ेगा कि इस सिनेरियो को माइंड में रखते हुए, जो सिनेरियो निबोश ने दिया हुआ है, आपको लिखना पड़ेगा कि हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत वीक है। तो उसके ऊपर से अगर आप एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट करते हो, सब कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट करते हो और वो भी प्रॉपरली सेलेक्ट नहीं करोगे तो और ज़्यादा रिस्क वहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए आपको प्रॉपर गाइडलाइंस आपको फॉलो करना पड़ेगा जब आप कॉन्ट्रैक्टर्स को सेलेक्ट करोगे। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा और कंक्लूड करना पड़ेगा। So friends, I hope you enjoyed this video. In the next video we will be going to see the task force, so stay tuned and share the video. तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टास्क 4 को देखेंगे। तब तक स्टे ट्यून, बाय बाय।